नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां हरियाणा में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने पास लगभग 13 विभाग रखे हैं। 12 से ज्यादा विभाग उनके पास हैं। गृह और वित्त के साथ साथ आबकारी एवं कर सीआईडी विभाग भी सीएम सैनी के पास ही है। अनिल विज को बिजली, परिवहन, लेबर विभाग की जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा महिपाल डांडा को शिक्षा विभाग सौंपा गया है। डॉक्टर अरविंद शर्मा को जेल, सहकारिता, पर्यटन और हेरिटेज विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं आरती राव की बात करें तो इन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय सौंपा गया है। स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी इनके पास। इसके अलावा श्रुति चौधरी को बाल एवं महिला विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कृष्णलाल पवार को पंचायत विकास मंत्रालय, विपुल गोयल को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्रालय मिला है। श्याम सिंह राणा को कृषि एवं किसान कल्याण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं रणवीर गंगवा लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे। राव नरबीर को उद्योग और पर्यावरण विभाग मिला है। वहीं कृष्ण कुमार बेदी को सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग मिला है। राजेश नागर को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गौरव गौतम को खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। तो मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। अब इस दौरान 13 विभाग सीएम सैनी ने अपने पास रखे हैं। गौरव गौतम को खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने पास 12 से ज्यादा विभाग रखे हैं। गृह और वित्त, आबकारी एवं कर सीआईडी विभाग सीएम सैनी के पास। अनिल विज को बिजली, परिवहन, लेबर विभाग की जिम्मेदारी, महिपाल डांडा को शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी मिली है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार जी फोन लाइन पर जुड़ गए। अनिल जी, हरियाणा में विभागों के बंटवारे हो गए हैं, मंत्रियों के विभागों को सौंप दिया गया है, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है और इस दौरान सीएम सैनी ने अपने पास 13 विभाग रखे हैं। और खास बात यह है कि अनिल विज को एक अहम जिम्मेदारी देने की बात लगातार की जा रही थी। जिस तरह से अनिल विज को लेकर के तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि कौन सी जिम्मेदारी इन्हें सौंपी जाएगी, तो अब आखिरकार अनिल विज को बिजली, परिवहन, लेबर विभाग की जिम्मेदारी मिली है। जी बिल्कुल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास गृह और वित्त समेत 13 विभाग होंगे और इसके साथ साथ जो विभाग उनको नहीं दिए गए हैं किसी मंत्री को, वो भी मुख्यमंत्री के पास होंगे। अनिल विज को ऊर्जा, परिवहन और श्रम विभाग की जिम्मेदारी दी गई है और कृष्ण पवार को पंचायत एवं खनन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। राव नरबीर सिंह को उद्योग समेत 4 विभाग दिए गए हैं। इसके साथ साथ महिपाल डांडा को शिक्षा, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया है। विपुल गोयल को राजस्व में आपदा प्रबंधन, स्थानीय निकाय, सिविल एविएशन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अरविंद शर्मा को सहकारिता, जेल एवं पर्यटन समेत 4 विभाग दिए गए हैं। श्याम सिंह राणा को कृषि, पशुपालन एवं डायरी और मत्स्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। रणवीर गंगवा को लोक निर्माण विभाग मंत्री बनाया गया है। कृष्ण बेदी को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता समेत 3 विभाग दिए गए हैं। श्रुति चौधरी को सिंचाई एवं बाल विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आरती राव को स्वास्थ्य, मेडिकल एजुकेशन, आयुष विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ साथ राजेश नागर को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं गौरव गौतम को खेल समेत 3 विभाग सौंपे गए हैं। बिल्कुल अनिल जी, जिस तरह से विभागों का बंटवारा हो गया है, अब चूंकि अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने और कहा यह जा रहा था कि हरियाणा की सरकार का गठन कहीं ना कहीं अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव को प्रभावित करेगा, तो ऐसे में अन्य राज्यों के चुनाव को लेकर के बीजेपी हरियाणा में क्या कुछ कदम उठाएगी? चूंकि जिस तरह से हरियाणा में एक इतिहास रचा गया, बीजेपी की तीसरी बार सरकार आई, निश्चित तौर पर ये एक ट्रेंड सेट किया गया, एक स्टैंडर्ड बनाया गया। अब ऐसे में सरकार के ऊपर जिम्मेदारी और बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरह से संकल्प पत्र में तमाम घोषणाएं की गई, तमाम वादे किए गए, अब उन वादों को अमली जामा पहनाना ये कहीं ना कहीं सरकार की प्राथमिकताओं में शुमार है। और निश्चित तौर पर इस बात की भी चुनौती कि कैसे इन तमाम वादों को पूरा किया जाए।
जी बिल्कुल, सरकार के सामने चुनौतियां काफी हैं, क्योंकि तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है और लोगों को सरकार से काफी उम्मीदें हैं। और वही जो है सरकार की प्राथमिकता ये रहेगी कि जो संकल्प पत्र में वायदे भाजपा ने किए थे उनको पूरा किया जाए, उनको अमली जामा पहनाया जाए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत प्रदान की जाए। जहां तक महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव का विषय है, वो पार्टी संगठन देखेगी और जो पार्टी संगठन जो हरियाणा में रणनीति बनाई थी चुनाव जीतने से पहले, हो सकता है कि महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में वही रणनीति पर काम किया जाए। बिल्कुल अनिल जी, जिस तरह से विभागों का बंटवारा हुआ है, अब आगे की रणनीति क्या होने वाली है? क्योंकि अब कहीं ना कहीं इस बात का दबाव भी है कि अगला रोड मैप क्या होगा, स्ट्रेटेजी अगली बीजेपी की क्या होगी, क्योंकि चुनाव के समय तो बहुत सारे वादे किए गए सत्ता में आने से पहले। अब इन वादों को धरातल पर उतारने के लिए काम कब से शुरू होगा? हालांकि जिन वादों की घोषणा पहले की गई थी, जो घोषणाएं पहले की गई थी, उनको अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया गया है, लेकिन रोजगार एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है सरकार के लिए। हरियाणा में रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसकी वजह से सरकार को अब क्या पहल करते हुए सरकार नजर आएगी रोजगार को लेकर? जी बिल्कुल, मंत्री जो है जब शपथ ली थी उसके बाद मंत्रियों ने भी कहा था कि 2 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। तो सरकार की प्राथमिकता होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाए और जो विपक्ष लगातार मुद्दा उठाती आ रही है रोजगार को लेकर, और विपक्ष को चुप कराया जाए। इसके साथ साथ जो लोगों को अपने क्षेत्र में समस्याएं आ रही है उनको निपटाया जाए और जो विभागों की जिम्मेदारी मंत्रियों को दी गई है उसमें अच्छी तरह से काम किया जाए। बिल्कुल अनिल जी, हालांकि रोजगार के अलावा अगर हम बात करें तो स्थानीय मुद्दे ऐसे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए जनता ने चुनावी समय में वोट किया था, चाहे मूलभूत सुविधाओं का जिक्र करें, पानी का या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का, या रोड की तमाम समस्याएं। जगह जगह रोड वहां बनी नहीं है, लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है, पीने के पानी की समस्या लोगों में मौजूद है। ऐसे में इन समस्याओं को कब तक दूर किया जाएगा? इनके लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ पहल की जाएगी? जी, मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण के बाद ही जब मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी तो उस समय ही मंत्रियों को निर्देश दिए थे कि मंत्री और जो विधायक है वो लोगों के बीच में जाए और जो तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है उनका आभार प्रकट करें और जो उनको परेशानियां सामने आ रही हैं उनका निवारण करें। तो अब जो मंत्री हैं वो भी हरियाणा दौरे पर रहेंगे और जो विभाग दिए हैं उनकी भी जिम्मेदारी संभालेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो हरियाणा सरकार में मंत्रिमंडल का गठन हुआ, उसके बाद विभागों का बंटवारा हुआ। बता दें कि इस दौरान सीएम सैनी के पास 12 से ज्यादा विभाग गए हैं और अनिल विज को बिजली, परिवहन, लेबर विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। महिपाल दांडा को शिक्षा विभाग सौंपा गया। इसके अलावा डॉक्टर अरविंद शर्मा को जेल, सहकारिता, पर्यटन और हेरिटेज विभाग की जिम्मेदारी मिली। आरती राव और को स्वास्थ्य विभाग मिला है। इसके अलावा श्रुति चौधरी मोनाम, जो कांग्रेस से हाल ही में बीजेपी में आई चुनाव से पहले और जीत हासिल की, युवा नेता, महिला नेता, उनको कैबिनेट में जगह दी गई। बाल एवं महिला विकास विभाग श्रुति चौधरी को सौंपा गया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए। देवेंद्र जी, विभागों का बंटवारा हो गया है, अब अगला कदम सरकार का क्या कुछ होने वाला है? क्योंकि लंबे समय से इस बात का इंतजार था कि पहले मंत्रिमंडल का गठन कब होगा, मंत्रिमंडल में कौन कौन से नेताओं को जगह मिलेगी। जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ, नेताओं को कैबिनेट में शामिल किया गया, उसके बाद अब विभागों का बंटवारा हो गया है। अब अगला कदम, अगली स्ट्रेटेजी क्या कुछ होने वाली है बीजेपी की? क्योंकि सरकार बनाना आसान था, बनाना भी चुनौतीपूर्ण था। बनाई सरकार, इतिहास रचा, लेकिन अब चलाना और ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। देखिए प्रगति, पहली नजर में डालें, विश्लेषण करें तो एक एक्सपर्ट से भी मेरी राय हुई है जिस तरीके से मंत्रिमंडल बना है जी,
दरअसल ज्यादातर पावर मुख्यमंत्री ने अपने पास रखी है। एक बात तो ये जी, मंत्री बने हैं तो उनको कुछ काम तो देना था, लेकिन जो भी डिपार्टमेंट मिले उनको अपने आप को साबित कर रहा होगा, परफॉर्मेंस देनी होगी। क्योंकि पिछली दोनों सरकार ने, मनोहर सरकार में मंत्रियों का कामकाज औसत रहा। ये हम अपने विचारों में भी, अपने डिबेट में भी कहते रहे हैं कि रैंकिंग वाली कोई स्थिति नहीं थी कि किस मंत्री ने नंबर 1 पे, 2 पे, 3 पे काम किया। सब औसत था मेरे हिसाब से। अगर एक पत्रकार और विश्लेषक के तौर पर देखें, पिछले दोनों कार्यकाल बीजेपी के कोई ज्यादा मतलब जिस तरीके मोदी सरकार में काम होते हैं, मोदी जी जवाब मांगते हैं, कोई रिजल्ट नहीं देता तो उसको रिप्लेस करते हैं, हरियाणा में ऐसा कुछ नहीं था। अब भी देखा जाए तो मुख्यमंत्री के पास जो ज्यादा अच्छे पावरफुल अट्रैक्टिव महकमे होते हैं मुख्यमंत्री के पास है। और ये भी इससे साबित होता है कि हरियाणा सरकार पर दिल्ली सरकार पूरी नजर रखेगी, केंद्र सरकार पूरी निगरानी करेगी। पहले भी ऐसा होता रहा है बीजेपी सरकार में। और एक किसी राजनीति के जानकार का ये कहना है, अभी मेरी उससे बात भी हो रही थी, वो उसका ये कहना था कि बीजेपी में मंत्री ऐसे ही होते हैं, कोई ज्यादा पावर होती नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट तो देना ही है, मंत्री है। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री के पास ज्यादा अच्छे महकमे हैं। और दूसरा, दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार, वो भी निगरानी करेंगे हरियाणा पे। इस तरह का एक पहली झलक नजर आ रही है। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, हालांकि केंद्र की कितनी नजर होगी, क्या कुछ यहाँ जिम्मेदारियों का निर्वहन किस तरह से किया जाएगा, ये देखने का विषय होगा। लेकिन जो मुद्दे चुनाव के समय में गरमाए हुए थे, चाहे वो पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा हो, अग्निवीर योजना की बात हो, या तमाम रोजगार जैसे मुद्दे हो, स्वास्थ्य को लेकर के तमाम शिकायतें हो, अब इन मुद्दों को कब तक, इनका समाधान कब तक होगा? क्योंकि अग्निवीर योजना एक ऐसा मुद्दा था जो देश भर में गरमाया और हरियाणा में इसको विपक्ष ने भुनाने की भी भरपूर कोशिश की, जाति समीकरण को भुनाने की कोशिश की गई, तमाम ऐसे मुद्दे जिसको लेकर के विपक्ष ने लगातार सरकार पर हमलावर हुआ है विपक्ष। लेकिन अब सरकार का अगला कदम इन योजनाओं को लेकर के क्या कुछ होगा, क्योंकि चुनावी वादे तो अब किए जा चुके हैं। और बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनी है, सबसे बड़ी उपलब्धि तो बीजेपी की और सरकार की, कि कोई सरकार तीसरी बार आई है या किसी पार्टी की सरकार तीसरी बार आई है। जी देखिए, दो तरह की चुनौतियां हैं नई सरकार के सामने। एक तो यह कि जो पुराने घोषणाएं हैं, जो काम चल रहे हैं, फाइनेंस की हमेशा से दिक्कत रहती है, क्योंकि विकास ज्यादा होगा तो जाहिर है खर्च भी ज्यादा चाहिए। तो विकास कार्यों पर पैसा खर्च होता रहे, विकास की रफ्तार बढ़े। और दूसरा, जो नई घोषणाएं संकल्प पत्र में की गई हैं, अग्निवीर की योजना का आप जिक्र करें, अग्निवीर में आप देखिए हरियाणा की आबादी पूरे देश की आबादी का 2% है सिर्फ, लेकिन हर 10वां जवान सेना में हरियाणा का है। जी अमित शाह जी, राजनाथ सिंह भी अक्सर कहा करते हैं कि छोटे सा राज्य है, 2% आबादी वाला राज्य है, लेकिन हर 10वां जवान हरियाणा से आता है। अग्निवीर वाली योजना बहुत है, चूंकि महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, दक्षिण हरियाणा से आर्मी में बहुत सारे लोग जाते हैं, बीएसएफ में, आर्मी में, पैरामिलिट्री फोर्सेज में, तो हरियाणा का अच्छा योगदान है। अब अग्निवीर योजना पे सरकार ने ये वायदा किया है कि 4 साल के बाद किसी को भी बेरोजगार नहीं रहने देगी, उनको पक्की नौकरी देगी। 58 साल तक जो उम्र है, एक तो वो वायदा पूरा करना जरूरी है, उस पर काम होता नजर आना चाहिए। दूसरा, 2100 रुपए हर महिला को 18 से 60 साल की उम्र, 60 साल के ऊपर तो वैसे भी वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, लेकिन जो 18 साल और 60 साल के बीच की महिलाएं हैं, उनकी संख्या लाखों में है। 2100 रुपए शगुन जो होता है, 2100 रुपए उनको तुरंत देना जरूरी है, क्योंकि सरकार बनी है तो ये योजना तो तुरंत लागू करनी पड़ेगी। लोगों को इंतजार रहता है, और बहुत सारे लोगों ने ये सोचकर वोट भी दिया होगा बीजेपी को कि हमारी महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलेगी, जैसे दिल्ली सरकार या और सरकारें कर रही हैं। 2100 रुपए हर महीने आर्थिक मदद वो तुरंत जरूरी करनी पड़ेगी। और 500 रुपए का सिलेंडर भी, ये वायदा भी किया है, जैसे कांग्रेस ने किया था, बीजेपी ने किया है। 500 रुपए का सिलेंडर 850-900 रुपए का है, उसके जो सब्सिडी होगी वो स्टेट गवर्नमेंट को वहन करनी पड़ेगी, केंद्र नहीं देगा वो, क्योंकि वायदा इन सरकार का है। तो ये है अग्निवीर वाला मसला है। 2 लाख युवाओं को नौकरी की बात है, नौकरी बहुत बड़ा इश्यू है। हरियाणा के बच्चे, लड़के लड़कियां पढ़ लिख गए हैं, पढ़ाई तो बहुत की है, लेकिन नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। और रोजगार नहीं है तो लड़कों की तो खासतौर पर शादियां भी नहीं हो रही, क्योंकि जब तक रोजगार नहीं होगा उसको लड़की कौन देगा, शादी कैसे होगी, ये एक समस्या ये भी चल रही है। तो कुल मिलाकर बड़े वायदे किए हुए हैं, सरकार तो आगे वायदों को निभाना, और लगे कि जमीनी स्तर पर काम हो रहा है, सरकार की तभी जय जयकार होगी। लेकिन
ऐसा ऐसा फील कराना भी मेरे को लगता है उसके लिए भी समय तो चाहिए। अभी मंत्रिमंडल की मीटिंगें होंगी, एजेंडा बनेगा, प्रायोरिटीज बनेगी, उन पर काम होगा, समय लगेगा मतलब। लेकिन सरकार की नीयत साफ होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, लोगों के लिए ये जरूरी है। बिल्कुल देवेंद्र जी, 500 रुपए में सिलेंडर का जिक्र आप कर रहे थे। 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा, ये बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी इसकी घोषणा की थी, लेकिन क्या ये वाकई टर्म्स एंड कंडीशंस पे दिया जाएगा या हर किसी को दिया जाएगा 500 रुपए में सिलेंडर? ये जनता का भी सवाल है, क्योंकि 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा, सिलेंडर इतना सस्ता होगा, ये वादे चुनाव के समय में किए जरूर गए, ये लुभावने वादे जिनको देख करके जनता में कुछ विश्वास भी जता। लेकिन अब एक बार फिर से जनता इस बात पर भी सवाल कर रही है कि आखिरकार ये कब तक लागू होगा और कौन से वो लोग होंगे, किस श्रेणी को 500 रुपए में सिलेंडर मिलता हुआ नजर आएगा? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका प्रगति जी। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे थे हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। मैंने भूपेंद्र हुड्डा से पूछी थी ये बात जी चुनाव से पहले, भाई आप 300 यूनिट बिजली फ्री देनी, ये क्या सबको देंगे या फिर इसमें शर्तें लागू होंगी कि जो बीपीएल परिवार हैं, जिनकी आमदनी 1,80,000 सालाना से कम है, जो बीपीएल कार्ड जिनका बना हुआ है, जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, उन्हीं के होगा या सबके लिए होगा? भूपेंद्र हुड्डा से मैंने सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि ये बैठ के हम फैसला कर लेंगे, मतलब बात को गोलमोल कर दिया गया। वही बात ये सिलेंडर वाली, देखिए सिलेंडर सुबह शाम पूरा दिन घर में जलेगा, सिलेंडर ऐसी जरूरत है, हर महीने सिलेंडर चाहिए आपको। अगर 500 रुपए में सिलेंडर देने का वायदा किया गया था, तो अब सरकार क्या करेगी? सबको देगी? देखिए बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सिलेंडर की सब्सिडी सिलेंडर भी की हुई है मोदी सरकार के आह्वान पे, भाई हमें जरूरत नहीं, हम खाते पीते संपन्न है। लेकिन जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं वो भी चाहेंगे, लोअर मिडिल क्लास के, हमें भी 500 का सिलेंडर मिले, क्योंकि महंगाई का जमाना है, रोजगार है नहीं उतना, व्यापार भी अब उतना नहीं है। जो लोग व्यापारी दुकान चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, उनके लिए भी महंगाई भी हो गई और फिर आमदन घट गई है। तो जाहिर है लोग चाहेंगे सिलेंडर 500 में मिले, लेकिन अब सरकार देगी किनको? क्या बीपीएल परिवारों को, जो कमजोर वर्ग के हैं, कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होंगी, ये भी सरकार को फैसला करना है और जल्दी पता लगेगा। जो वो बेहद जरूरी चीजें हैं, देखिए सिलेंडर देना, क्योंकि सिलेंडर सुबह शाम चाहिए, हर महीने चाहिए। दूसरा जो आर्थिक सहायता 2100 रुपए भी, वो भी तुरंत चाहिए। अब महिलाओं में खुशी होगी, उन महिलाओं में जिन्होंने सोचा था कि 2100 रुपए हमें आर्थिक सहायता सरकार देगी, सरकार तो बन गई, अब उनको इंतजार होगा कि कब इसकी घोषणा होती है, उनको पैसा मिलता है। तो ये शर्त भी तुरंत, ये घोषणा भी तुरंत पूरा करनी होगी। 2 लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरियां खाली पड़ी है, नौकरियां भाई अगर ये काम इतना आसान होता तो ये कांग्रेस भी कर लेती। दरअसल 2 लाख नौकरियां आप भर दोगे, लेकिन पैसा कहां से आएगा? आपको सैलरी देनी है, उन पर खर्चे हैं, जो बिल्कुल देवेंद्र जी, अगला सवाल मेरा यही था कि ये चुनावी घोषणा तो कर दी गई, मैनिफेस्टो में इतने बड़े बड़े वादे तो कर दिए गए, लेकिन इन वादों को अमली जामा पहनाने में खर्चा आएगा जो, वो सरकार कहां से लेकर आएगी? आखिरकार पहले भी हरियाणा में तमाम घोषणाएं की गई हैं, तमाम ऐसी घोषणाएं जो अभी तक जनता तक नहीं पहुंची है, लेकिन अब ये जो और घोषणाएं की जा रही हैं, जो और वादे किए जा रहे हैं, इनको अमली जामा पहनाने में कितना समय लगेगा और इसका खर्च का निर्वहन कैसे होगा? सरकार के पास क्या कुछ इंतजाम है? बिल्कुल, देखिए इस पे केंद्र सरकार भी जिम्मेदार रहेगी। प्रधानमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, बड़े बड़े नेता आए थे, उन्होंने भी इन वादों को दोहराया था। तो केंद्र सरकार को भी देखना है कि किस तरीके से हरियाणा की आर्थिक सहायता, उनको जो पैसा मिलता है केंद्र से, वो बढ़ाया जाए या इनको गाइडलाइंस दी जाए, गाइडेंस दी जाए। क्योंकि नायब सैनी भी अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ मुख्यमंत्री बने, इनको 6 महीने का कार्यकाल रहा है इनका। तो उस तरीके से एक्सपर्ट की राय ली जाएगी, कैसे क्या करें, मनी मोबिलाइजेशन कहां से होगा? पैसा खर्च तो है, लेकिन पैसा आएगा कहां से? इस पे एक कमेटी बनेगी मेरे को लगता है। आपको प्रगति एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, 2014 में भूपेंद्र हुड्डा ने ये वायदा किया था, जब सरकार थी कांग्रेस की, कि हम पंजाब के पैटर्न पे हरियाणा के 3-3.5 लाख कर्मचारी हैं, उनको वेतन भत्ते देंगे। ये वादा 14 में बीजेपी ने भी कर दिया था, जब सत्ता में नहीं आई थी, जब चुनाव चल रहे थे। तो आप देखिए, ये वायदा कि सरकारी कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतन भत्ते मिलेंगे, बीजेपी ने भी किया था, लेकिन आज तक कहाँ हुआ? 10 साल हो गए। 10 साल तो बीजेपी ने राज किया, पंजाब के कर्मचारियों के समान वेतन भत्ते हरियाणा के वाले को कहाँ दिए, जबकि वायदा था ये। रोजगार भी की बात थी कि 10 लाख रोजगार देंगे 5 साल में, वो कहाँ 10 लाख रोजगार दिए? आप
अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति देखी तो वायदे होते हैं, लेकिन सरकारें कोशिश करती है, पहले तो बहलाया जाता है वोट लेने के लिए, सरकार माहौल बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए, देवेंद्र जी, लेकिन अब ये बहलाने वाली स्थिति में जनता नहीं रह गई है, क्योंकि तीसरी बार सत्ता में बिठाया है, तीसरी बार मौका दिया है, तो निश्चित रूप से अब जनता को पूरी तरह से उम्मीद है, और अगर जनता की उम्मीदें पूरी नहीं होंगी तो अगले चुनाव में इसका रिजल्ट जनता की तरफ से देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से जनता लगातार एक के बाद एक विश्वास जता रही है, हालांकि बीजेपी उन विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन अब बहलाने वाले वादों से काम नहीं चलेगा। अब निश्चित तौर पर धरातल पर उतरकर काम करना पड़ेगा और युद्ध स्तर पर काम करना पड़ेगा, तभी अगली बार सरकार बनाने का जो दावा इनके मंत्री कर रहे हैं सरकार में, वो पूरा होता हुआ नजर आएगा। कृषि की बात हम कर रहे थे, कृषि एक बहुत बड़ा मुद्दा है हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है कृषि को लेकर के, कृषि विभाग को लेकर के, किसानों को लेकर के चुनाव से पहले विपक्ष ने तमाम मुद्दे उठाए, किसान आंदोलन को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश की। अब अगला कदम सरकार का क्या कुछ होने वाला, हालांकि एमएसपी, अभी 6 फसलों पर एमएसपी की बढ़ोतरी पे मंजूरी दी गई है, तो किसानों को लेकर के अगला कदम सरकार का क्या कुछ हो सकता है? देखिए, नायब सिंह सैनी ने चुनाव से पहले जी एक मतदान होना था, अभी मेरे को आचार संहिता लागू होनी थी, एक वायदा कर दिया था कि हरियाणा सरकार 22 फसलें एमएसपी पर खरीदेगी। हरियाणा में 16 तो खरीदी जा रही है, 22 या 24 का था कि हम ये एमएसपी पर एक एक दाना खरीदेंगे जी। लेकिन किसान संगठन ये मांग कर रहे हैं, भाई आप घोषणा करते हो, आप इसको लीगल तौर पे गारंटी दो ना, लीगली तौर पे। भाई अगर सरकार एमएसपी पे नहीं खरीदेगी तो हम कोर्ट जा सकते हैं सरकार के खिलाफ, आप लीगल गारंटी दो ना उसकी। किसान संगठन ये वो कह रहे हैं, वायदे तो आपने पहले भी किए थे जी। जब 2014 में बीजेपी की सरकार अभी बनी थी, चुनाव के दौरान बीजेपी ने, ओपी धनखड़ हुआ करते थे, राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जी, जिन्होंने कहा था हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को अक्षर लागू करेंगे। मेरे ही सवाल पे कहा था, मैंने पूछा था कि रिपोर्ट इसमें कांट छांट करेंगे। ओपी धनखड़ जो अभी भी हैं, हालांकि चुनाव हारे इस बार, उन्होंने कहा था कि बीजेपी सरकार आते ही, क्योंकि वो किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हमारी सरकार आते ही अक्षर लागू करेंगे, मतलब एक एक चीज करेंगे। आज तक कहाँ हुआ? 10 साल हो गए जी, आप बताओ। तो मैं ये कहता हूँ, प्रगति आप ये कह रहे हो ना कि अगले 5 साल नहीं, 1-1.5 साल में ही लोग राय बना लेते हैं कि सरकार कैसी है। लोगों का धैर्य बहुत कम होता है, ये मैंने हरियाणा में देखा है। अगर उनको लगता है कि हमने सरकार बनाई है, वो एक्सपेक्टेशंस करते कि तुरंत हमारे को हासिल हो। बिल्कुल देवेंद्र जी, जनता की उम्मीदें अब बढ़ती जा रही है, चूंकि तीसरी बार मौका दिया गया है जनता की तरफ से, तो ऐसे में उम्मीद बढ़ना लाजमी। अब देखना ये होगा कि जनता की उन उम्मीदों पर सरकार कितना खरा उतरती है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो हरियाणा में सरकार के विभाग बंट गए हैं, अब सरकार की तरफ से विभागों का बंटवारा हो गया है, और सीएम सैनी ने इस दौरान अपने पास 12 से ज्यादा विभाग रखे हैं। गृह और वित्त के साथ साथ आबकारी एवं कर विभाग भी इन्हीं के पास में है, सीआईडी विभाग भी सीएम सैनी के पास में। तमाम ऐसे अहम मंत्रालय जो मुख्यमंत्री के ही पास है, उन्हीं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्या कुछ सरकार का अगला कदम होगा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी भी बने हुए। प्रदीप जी, जिस तरह से विभागों के बंटवारे को लेकर के तमाम कयास लगाए जा रहे थे, आखिरकार विभागों का बंटवारा हो गया है। अब अहम जिम्मेदारी सीएम सैनी की है, 12 से ज्यादा विभाग इनके पास में है, कई अहम मंत्रालय इन्होंने अपने पास रखे हैं। सरकार की अगली स्ट्रेटेजी क्या कुछ होगी? देखिए, बिल्कुल लंबा इंतजार था कि आखिर जो मंत्रिमंडल बना है और जिसमें कास्ट कॉम्बिनेशन को साधा गया है, क्योंकि 50% ओबीसी, इसके अलावा 2 जाट, उसमें 2 दलित मंत्रियों को कोटा मिला है, तो कई समीकरण, जाति समीकरण साधे गए थे। ऐसे में उनके विभागों के बंटवारे पर नजरें लगी थी। देर रात जो लिस्ट जारी हुई है, जिसमें बताया गया है कि विभागों का आवंटन कैसे किया गया है, इसमें जो मुख्य सचिव है TVSN प्रसाद ने ये लिस्ट जारी की है। इसमें 11 कैबिनेट मंत्रियों और 2 राज्य मंत्रियों, यानी कि स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रालय है, उनके आवंटन की अधिसूचना जारी हुई है। नायब सैनी जो मुख्यमंत्री है, वो सभी विभाग उनके पास रहेंगे जो पोर्टफोलियो में आवंटित मंत्रियों को नहीं मिली है। लेकिन सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है कि जो वरिष्ठ मंत्री जो अनिल विज, उनके पोर्टफोलियो पर नजरें लगी थी, तो वो यहाँ पर एक बार जो ये कहा जा रहा था कि उनको महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो, खासतौर से गृह मंत्रालय जैसा पोर्टफोलियो मिलेगा, ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपने पास कुल 12 विभाग रखे हैं। इसमें गृह, वित्त, प्लानिंग, आबकारी, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, हाउसिंग फॉर ऑल, CID, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक रिलेशन जैसे विभाग हैं।
तो वहीं अनिल विज को जो विभाग मिले हैं उसमें जो एनर्जी है, इसके अलावा अगर देखें तो अन्य मंत्रियों की बात करें तो उनको भी मंत्रालयों का आवंटन हुआ है। कृष्णलाल पवार को पंचायत, खनन, राव नरवीर सिंह को उद्योग, फॉरेस्ट, पर्यावरण, फॉरेन कॉर्पोरेशन और सैनिक वेलफेयर, महिपाल ढांडा को स्कूल एजुकेशन मिला है, हायर एजुकेशन, आर्काइव, संसदीय अफेयर, विपुल गोयल को रेवेन्यू और डिजास्टर निकाय विभाग, सिविल एविएशन, अरविंद शर्मा को सहकारिता, जेल, इलेक्शन और टूरिज्म विभाग मिला है। तो आरती राव और श्रुति चौधरी जो युवा महिला मंत्री के तौर पर उनकी एंट्री हुई है, उनको भी महत्वपूर्ण मंत्रालय मिले हैं जी। इसके अलावा अगर देखें तो निश्चित तौर पर इस मंत्रालय में जो आवंटन हुआ है अब इनकी जिम्मेदारी जरूर रहेगी कि वो यहाँ पर अपने कामकाज के जरिए छाप छोड़े। खासतौर से युवा जो मंत्री बनाए गए हैं, अब बड़े सवाल है क्योंकि इसमें जो श्याम सिंह राणा उनको कृषि विभाग मिला है और कृषि की चुनौतियां नहीं है हरियाणा में, लिहाजा वो साधने की चुनौतियां बल्कि सामने रहेंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।